तो आज हम पढ़ने वाले हैं हेमोस्टेटिस में तीसरे स्टेप कोगुलेशंस की। कोगुलेशंस को ब्लड क्लोटिंग भी कहा जाता है। ब्लड क्लोटिंग का मतलब ब्लड का जमना। नाम से ही ये पता चलता है कि ब्लड जो कि एक लिक्विड फॉर्म में होता है वह जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं फेजेस ऑफ कोगुलेशंस कि ये कोगुलेशंस किस फेजेस से होके होता है। सबसे पहले जो फेज आएगा उसमें प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन होगा। फेज 2 में ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स प्रोथ्रोम्बिन जो कि एक प्लाज्मा प्रोटीन है को थ्रोम्बिन जो कि एक एंजाइम है में कन्वर्ट कर देता है। फेज 3 में देखेंगे कि थ्रोम्बिन जो कि एक एंजाइम है, हालांकि एंजाइम भी प्रोटीन का ही बना होता है, वो थ्रोम्बिन फिब्रोजेंस मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ेगा, मतलब पॉलीमराइजेशन ऑफ फिब्रोजेंस मॉलिक्यूल्स होगा जिसमें बहुत सारे फिब्रोजेंस मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हुए कड़ी बनाते हुए एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बनेगा, वो होगा फिब्रिन का मेस। फिब्रिन मेस मतलब जालीनुमा स्ट्रक्चर फिब्रिन का। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फिब्रोजेंस प्लाज्मा में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन पॉलीमराइजेशन के बाद मतलब फिब्रोजेंस मॉलिक्यूल्स जब आपस में जुड़ते चले जाते हैं और फिब्रिन मॉलिक्यूल्स में बनते हैं तब वो इनसॉल्युबल बन जाता है और मेस का स्ट्रक्चर मतलब एक जालीनुमा स्ट्रक्चर जिसमें कि आरबीसी फंस जाता है और आरबीसी के अलावा बाकी सारे फॉर्मेट एलिमेंट्स भी फंसते हुए ट्रैप होते हुए दिखते होंगे इसमें। अब बात करते हैं हेमकोगुलेशंस में क्लोटिंग फैक्टर्स के बारे में। क्लोटिंग फैक्टर्स को कोगुलेशंस फैक्टर्स या प्रोकोगुलेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रश्न करते हैं क्लोटिंग फैक्टर्स का बारे में, कुछ चीजें के बारे में। क्लोटिंग फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो कि क्लोट फॉर्मेशंस को बढ़ाते हैं, इनहांस करते हैं और इस कारण से प्लेटलेट प्लग और फिब्रिन थ्रेड्स के बीच में जो रीइंफोर्समेंट होता है वो भी बढ़ जाता है। बात करते हैं कितने तरह के प्रोकोगुलेंट हैं। तो प्रोकोगुलेंट का हम यदि नंबरिंग की बात करेंगे तो नंबर 1 से लेकर और नंबर 13 ये प्रोकोगुलेंट या कोगुलेशंस फैक्टर या क्लोटिंग फैक्टर्स का जो नंबर दिया गया है उस नंबर का आधार है डिस्कवरी पर, मतलब जो क्लोटिंग फैक्टर पहले डिस्कवर हुआ उसे नंबर 1 दिया गया और जो क्लोटिंग फैक्टर सबसे लास्ट में डिस्कवर होता है उसे नंबर 13 दिया गया। अब बात करते हैं इनका सिंथेसिस कहां से होता है। क्लोटिंग फैक्टर प्लाज्मा प्रोटीन है और हमने पिछले बार पढ़ा था कि मोस्टली प्लाज्मा प्रोटीन लीवर में ही बनते हैं। इसी तरीके से क्लोटिंग फैक्टर प्लाज्मा प्रोटीन है मोस्टली और ये लीवर में ही बनते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जब ये ब्लड में सर्कुलेट होते हैं तब ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं जब तक कि मोबिलाइजेशन ना हो, मतलब कोगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट ना हो तब तक ये क्लोटिंग फैक्टर इनएक्टिवेट फॉर्म में रहते हैं। जैसे ही क्लोटिंग फैक्टर स्टार्ट होता है, जब कोई इंजरी होती है, मोबिलाइजेशन होता है, उस वक्त फिर ये इनएक्टिव क्लोटिंग फैक्टर एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। अब बात करते हैं विटामिन के की। हालांकि विटामिन के डायरेक्ट रूप से कोगुलेशंस में इन्वॉल्व नहीं माना जाता है, लेकिन ये इनडायरेक्ट रूप से कोगुलेशंस में इन्वॉल्व है, क्योंकि 4 तरह के क्लोटिंग फैक्टर जिसमें क्लोटिंग फैक्टर 2, क्लोटिंग फैक्टर 7, क्लोटिंग फैक्टर 9 और क्लोटिंग फैक्टर 10, ये 4 तरह के क्लोटिंग फैक्टर का सिंथेसिस विटामिन के पर ही डिपेंड्स है। अब बात करते हैं एंटीकोगुलेंट्स की। एंटीकोगुलेंट्स वो एजेंट्स हैं जो कि क्लोटिंग को इनहिबिट करता है, क्लोटिंग को होने से रोकता है। तो एंटीकोगुलेंट्स का भी यहाँ पर हम जिक्र करेंगे।
कोगुलेशंस में बात होती है बैलेंस की। प्रोकोगुलेंट्स जिसे हम कोगुलेशन फैक्टर भी कहते हैं या क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं उसके बीच में, और एंटीकोगुलेंट्स उसके बीच में। जब हम बात करेंगे नॉर्मल कंडीशंस में, नॉर्मल कंडीशन मतलब ब्लड वेसल्स रप्चर नहीं हो चुका है, उस वक्त जब ब्लड वेसल रप्चर नहीं हुआ है तब एंटीकोगुलेंट प्रीडोमिनेंट रूप में होता है ताकि ब्लड में कहीं भी क्लॉट ना हो, क्योंकि यदि ब्लड क्लॉट करेगा तो ब्लड का जो बहाव है वो अफेक्टेड हो जाएगा, और ब्लड का बहाव या फ्लो अफेक्टेड होगा तो ऑक्सीजन का डिमांड जो है वो रिड्यूस होगा, जिस कारण से हमारे सेल्स डेथ कर सकते हैं। तो नॉर्मल कंडीशंस में एंटीकोगुलेंट्स प्रीडोमिनेंट रूप में होता है ताकि कि क्लॉटिंग्स ना हो पाए। अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स के रप्चरिंग में। जैसे ही एबनॉर्मल कंडीशंस मतलब ब्लड वेसल रप्चर होगा उस वक्त ड्रामेटिकली रूप से प्रोकोगुलेंट की एक्टिविटी बढ़ जाएगी और क्लॉट का फॉर्मेशंस होगा। तो यहां पर बैलेंस होता है प्रोकोगुलेंट और एंटीकोगुलेंट्स में, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन जिसमें एंटीकोगुलेंट्स ज्यादा है और रप्चर या ब्लड वेसल्स में किसी तरीके का रप्चर आ गया है तो उस वक्त प्रोकोगुलेंट की एक्टिविटी जो है लोकली जहां पर रप्चर हुआ है वहां पे ही ड्रामेटिकली इंक्रीज होगी। तो ये लोकली इंक्रीज होता है, बॉडी में पूरी तरह नहीं, जहां पे जरूरत है वहां पे इसकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी। बात करते हैं क्लॉटिंग टाइम्स की। तो क्लॉटिंग होने में कितना समय लगता है ये देखा गया है, 3 मिनट से लेकर 6 मिनट तक क्लॉटिंग टाइम को माना गया है। लेकिन सीवियर टिश्यू ट्रॉमा में क्लॉटिंग फॉर्मेशन 15 सेकंड के अंदर भी देखा गया है। जनरली इसका समय होगा 3 से 6, लेकिन सीवियर मतलब बहुत टिश्यू ट्रॉमा बहुत ज्यादा है तब ये 15 सेकंड्स के अंदर भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। हेमोस्टेसिस में विटामिन के का रोल। विटामिन के डायरेक्ट रूप से तो नहीं, इनडायरेक्ट रूप से होता है। विटामिन के एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है। तो विटामिन के हम देख सकते हैं इस फिगर में। जैसे हमने डाइट से विटामिन के को कंज्यूम किया तो विटामिन के हाइड्रोक्विनोन जो कि विटामिन के का एक्टिव रूप है उसमें कन्वर्ट हुआ और उसने प्रिकर्सर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर जिसमें नाम आता है 2, 7, 9 और 10, प्रिकर्सर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर उसको मैच्योर क्लॉटिंग फैक्टर में कन्वर्ट करता है। तो प्रिकर्सर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर को मैच्योर क्लॉटिंग फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। यहां हम देखते हैं कि प्रिकर्सर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर में ग्लू का मतलब होता है ग्लूटामेट को कार्बोक्सी ग्लूटामेट में कन्वर्ट करेगा, और यही मैच्योर क्लॉटिंग फैक्टर कोगुलेशंस में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। बाद में देखेंगे ये एक्टिव फॉर्म फिर इपॉक्साइड के रूप में कन्वर्ट होकर फिर से विटामिन के का फाइलोक्विनोन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये साइकिल चलते रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिकर्सर के अंदर जो एक अमाइनो एसिड है उस अमाइनो एसिड को जो कि ग्लूटामेट है, जो यहाँ पे GLU या ग्लू के नाम से दिखाया गया है, इस ग्लू को कार्बोक्सी ग्लूटामेट में कन्वर्ट करता है। यही विटामिन के का रोल है, प्रिकर्सर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर को मैच्योर क्लॉटिंग फैक्टर में कन्वर्ट करना। 2, 7, 9 और 10 चार तरह के प्रोकोगुलेंट को एक्टिवेट करता है। यहां देखने वाली बात यह है कि वारफेरिन ये विटामिन के रिडक्टेज, दो तरह का विटामिन के रिडक्टेज है। यहाँ पे विटामिन के रिडक्टेज जिसमें विटामिन के फाइलोक्विनोन्स विटामिन के हाइड्रोक्सीक्विनोन्स में कन्वर्ट होता है उसको इनहिबिट करता है और विटामिन के की एक्टिविटी को रोकता है, और ये एंटी कोगुलेंट्स है, कोगुलेशंस को होने को रोकेगा। वारफेरिन एक जगह और
विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज इसे भी इनहिबिट करता है। तो यहाँ पे वारफेरिन दिखाया गया है एक एंटीकोगुलेंट्स ड्रग जो कि विटामिन के की एक्टिविटी को रोकता है ताकि विटामिन के एक्टिव ना हो पाए, और ना ये एक्टिव होगा ना ये प्रिकर्सर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर को मैच्योर क्लॉटिंग फैक्टर में कन्वर्ट करेगा। अब हम बात करेंगे आगे इसमें कोगुलेशंस की। तो कोगुलेशंस हमने 3 प्रोसेस देखा। पहला, जब वास्कुलर स्पास्म होता है, प्लेटलेट्स प्लग का फॉर्मेशन होता है, और तीसरा था ब्लड क्लॉटिंग जिसमें कि फिब्रिन्स का लेयर बनता है। यहां हम एक बार रिवाइजन करेंगे। पहला, वास्कुलर स्पास्म मतलब वेसो कंस्ट्रिक्शंस, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि ब्लड लॉस ना हो पाए। दूसरा, प्लेटलेट का प्लग का फॉर्मेशन होना, प्लेटलेट्स प्लग का फॉर्मेशन हो रहा है। और तीसरा, केमिकल्स रिलीज होता है प्लेटलेट से। और चौथा मतलब थर्ड फेज जिसमें कोगुलेशंस होता है। तो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में देखेंगे कि फिब्रोजेंस प्लेटलेट्स के कोगुलेशंस में कोलेजन फाइबर एक्सपोज हो रहा है, यहाँ पे प्लेटलेट्स जम रहा है, प्लेटलेट्स केमिकल्स को रिलीज कर रहा है ताकि और प्लेटलेट्स का प्लग फॉर्मेशन हो। और तीसरा स्टेप कोगुलेशन जिसके बारे में हम पढ़ते हैं जिसमें फिब्रिन का लेयर बनता है और ट्रैप होता है। यहाँ पे भी हम इसको समझ सकते हैं एक और फिगर के द्वारा। सबसे पहले देखेंगे इंजरी होता है ब्लड वेसल्स में, कोलेजन फाइबर एक्सपोज होता है, यहाँ पे वेसो कंस्ट्रक्शंस दिखाया गया है, ये प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है और लास्ट में फिब्रिन लेयर बनता है, ये क्लॉट का फॉर्मेशन है। ये स्टेप था हेमोस्टेटिस का, ब्लड रुकने का, वेसो कंस्ट्रक्शन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशंस, और थर्ड है क्लॉटिंग होना जिसमें फिब्रिन का मेस बनता है। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे, इसमें बहुत सारी चीजों का रोल है, लेकिन इसके पहले पढ़ते हैं कोगुलेशंस का एक ओवरव्यू। कोगुलेशंस ब्लड क्लॉट के 3 फेजेस बांटे गए, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 जिसमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे, 2 पाथवे के बारे में बताया गया है। फेज 2 कॉमन पाथवे और फेज 3 ये भी कॉमन पाथवे है। इसको हम इस तरीके से समझे कि फेज 1 में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फॉर्म होता है, पहला फेज जिसमें प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिवेशन का फॉर्म होता है, जिसे हमने पहले पढ़ा भी है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कन्वर्ट करेगा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में जो कि एक एंजाइम है, और ये प्रोथ्रोम्बिन फिब्रिनोजेंस में कन्वर्ट होगा जिससे कैटालाइज करेगा फिब्रिनोजेंस को, जिससे कि फिब्रिन का लेयर बनेगा। बात करेंगे यहाँ पे तो 2 तरह के पाथवे दिखते हैं, 2 पाथवे ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्रोम्बिन 2 पाथवे से एक्टिवेट होता है। पहला पाथवे जिसे कहा गया है इंट्रिंसिक पाथवे, ये ट्रिगर होता है निगेटिव चार्ज सर्फेस से जिसमें एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स और कोलेजेंस हैं, ग्लासेस है, और यूज होता है वो फैक्टर्स जो कि ब्लड के अंदर में है, इसीलिए से इंट्रिंसिक पाथवे कहते हैं। दूसरा पाथवे एक्सट्रिंसिक पाथवे कहा जाता है जो ट्रिगर होता है एक्सपोजर ऑफ टिश्यू फैक्टर से या फैक्टर 3 से। इसमें बाईपास होता है सेवरल स्टेप जो कि इंट्रिंसिक पाथवे से है। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है वो इंट्रिंसिक पाथवे से फास्ट होता है। इंट्रिंसिक पाथवे में बहुत सारे पाथवे आएंगे, बहुत सारे स्टेप्स आएंगे, और एक्सट्रिंसिक पाथवे में बहुत कम स्टेप्स आएंगे। यहां हम देखते हैं इन सभी के रोल्स में। तो इसके लिए हमने एक फोटो को कंज्यूम किया है, ए जिसमें एक्सट्रिंसिक पाथवे को दिखाया गया है और बी जिसमें कि इंट्रिंसिक पाथवे को दिखाया गया है। एक्सट्रिंसिक पाथवे में टिश्यू ट्रॉमा होता है और टिश्यू ट्रॉमा से टिश्यू फैक्टर्स रिलीज होंगे। ये टिश्यू फैक्टर्स विद द हेल्प ऑफ द कैल्शियम एक्टिवेट करेंगे फैक्टर 10 को, और ये फैक्टर 10 जो है फिर एक्टिवेट करेगा
थ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिनेज को ही हमने प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के नाम से भी जाना है। यहाँ हमने जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का नाम लिया है, तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ही प्रोथ्रोम्बिनेज है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने उसको प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का नाम दिया है। दिस इज द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर यहाँ पर, लेकिन हमने यहाँ पर पीछे वाले स्लाइड में उसी को प्रोथ्रोम्बिनेज कहा है, प्रोथ्रोम्बिनेज। दोनों चीज एक ही है। किसी बुक में प्रोथ्रोम्बिनेज को लिखा गया है, किसी बुक में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कहा गया है। तो यहाँ देखेंगे लास्ट में फैक्टर एक्स बनता है दोनों में। इंट्रिंसिक पाथवे में ब्लड ट्रॉमा दिखेगी, मतलब डैमेज होगा एंडोथेलियम का सेल्स, कोलेजन फाइबर एक्सपोज होगा और ब्लड में होने वाले जो फैक्टर्स है वो रिलीज होंगे। जैसे एक्टिवेट होगा फैक्टर 12 विद द हेल्प ऑफ द कैल्शियम, फॉर्मेशन होगा एक्टिवेशन फैक्टर एक्स का या 10th का, फिर यहाँ पे थ्रोम्बिनेज एक्टिवेट होगा। हम नेक्स्ट स्टेप में भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक स्टेप्स हैं काफी सारे। इस स्टेप में देखते हैं इंट्रिंसिक पाथवे को और अच्छे तरीके से, ताकि हमें पता चले कि किस तरीके से क्या होता है। इंट्रिंसिक पाथवे में वेसल्स एंडोथेलियम रप्चर होगा। एक और फिगर हम का सामना करेंगे ताकि अच्छे तरीके से समझ में आए। इंट्रिंसिक पाथवे हम देखेंगे वेसल्स एंडोथेलियम रप्चर होता है, एक्सपोज होता है अंडरलाइनिंग टिश्यूज को, जैसे कोलेजन। इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स क्लिंगिंग एंड देयर सरफेस प्रोवाइड साइट फॉर द मोबिलाइजेशन ऑफ द फैक्टर्स, क्योंकि प्लेटलेट्स में क्लिंगिंग होता है, उसका सरफेस जो होता है उस कारण से मोबिलाइजेशन होता है फैक्टर्स का। तो देखेंगे फैक्टर 12 एक्टिवेट होता है, यहाँ पे ए जो वर्ड है इस्तेमाल किया गया एक्टिवेशंस के लिए। फिर ये एक एंजाइम की तरह एक्ट करेगा। फिर ये फैक्टर 11 को एक्टिवेट करेगा। फिर एक्टिवेटेड फैक्टर 11 फैक्टर 9 को एक्टिवेट करेगा, तो ये एक्टिवेट होगा। इसके साथ साथ देखते हैं यहाँ पे स्टेप देखेंगे, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, और ये 3 स्टेप के बाद हम बात करेंगे कि फिर एक्टिवेट होता है फैक्टर एक्स। यहां पर भी फैक्टर एक्स बनता है, तो स्टेप करेंगे 1 2 3 और एक 4th स्टेप में बनता है ये फैक्टर एक्स। यहां देखेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे में टिश्यू ट्रोमा होता है, एक्सपोज टू ब्लड होता है, जिससे टिश्यू फैक्टर रिलीज होता है टिश्यू से, एंडोथेलियम के ब्लड वेसल्स के टिश्यू से। फिर कैल्शियम के प्रेजेंस में फैक्टर 7 जो है वो एक्टिवेट होता है। यहां से दो पाथवे आएगा, या तो सीधे ये चला जाए फैक्टर 9 को, फैक्टर 9A मतलब फैक्टर 9 को एक्टिवेट करे फैक्टर 7A, या फिर डायरेक्ट ये टिश्यू फैक्टर और फैक्टर 7A दोनों का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो और सीधे वे एक्स को एक्टिवेट करे, फैक्टर एक्स को। यहां से एक फेज जो है हम देखेंगे कि फैक्टर एक्स जो है दोनों का फिर यहां से कॉमन होते हुए दिखेगा। इसके बाद फैक्टर एक्स जो एक्टिवेट होने के बाद प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को एक्टिवेट करता है। यहां पर कैल्शियम और PF3 का भी रोल दिखाया गया है। यहाँ पे भी PF3 का रोल दिखाया गया है, जो कि रिलीज होता है प्लेटलेट्स से। तो यहाँ देखेंगे टिश्यू फैक्टर्स एक्सट्रिंसिक पाथवे में एक पाथवे और दो पाथवे, कितने कम पाथवे हैं, कितने कम स्टेप्स हैं। इसी कारण से एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है फास्ट होगा, जल्दी होगा। और हम देखेंगे कि एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवे जो होता है वो स्लो होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे फास्ट होता है। बाहरी पाथवे फास्ट और अंदरी पाथवे स्लो होता है। इंट्रिंसिक पाथवे स्लो और एक्सट्रिंसिक पाथवे फास्ट। चलिए देखते हैं आगे में। फेज 2 में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया जाएगा, ये थ्रोम्बिन में एक्टिवेट होगा, ये एक एंजाइम का रूप ले लेगा। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, फिब्रोजेन 1 को, जो कि सोलुबल है प्लाज्मा में,
फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा। मतलब फिब्रोजेंस आपस में जुड़ते चले जाएंगे, एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाएगा जिसे हम फिब्रिन कहेंगे। ये वाटर में इनसोल्युबल होगा और ये इनसोल्युबल होगा। फिर धीरे धीरे यही पॉलीमर अच्छे तरीके से क्रॉस लिंकेज हो जाएंगे, मजबूती से बन जाएंगे आपस में, तो फिब्रिन मेश का में कन्वर्ट होंगे, जिसमें कि लास्ट में एक फैक्टर आता है फैक्टर 13 जो कि एक्टिवेट होंगे, तब जाके ये क्रॉस लिंकिंग करेंगे। इसमें हम थोड़ी चीजें देखेंगे। एक फोटो हम देखते हैं अच्छे तरीके से। यहां हम देखते हैं फिब्रिन थ्रेड का फॉर्मेशन हो रहा है, स्टार्टिंग फेज में है, अर्ली स्टेज में है, ये इंटरमीडिएट स्टेज है, और ये थर्ड जो फिगर है, इस फिगर को देखेंगे, थर्ड फिगर को, तो थर्ड फिगर में देखेंगे फिब्रिन थ्रेड पूरे अच्छे तरीके से बन गया है, जिसमें कि आरबीसी ट्रैप हो चुका है। तो ये स्टार्टिंग फिगर अर्ली स्टेज ए, इसे हमने देखा है माइक्रोस्कोपी से, डेनियस कोनिकल माइक्रोस्कोपी से, और रिजोल्यूशंस लिया गया है 1445x का, ये 900x का रिजोल्यूशन है, ये भी 900x का रिजोल्यूशन। तो आप देख सकते हैं कि लेट स्टेज में रेड ब्लड सेल्स किस तरह से ट्रैप होता है फिब्रिन थ्रेड्स में। एक जालनुमा स्ट्रक्चर है जिसमें कि आरबीसी आकर फंस जाता है, क्योंकि आरबीसी बाहर ना जा पाए ब्लड से, ब्लड वेसल से बाहर ना जा पाए, तो हमने जाल बना के फंस लिया कि भाई आप आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या जो भी है वो बाहर ना जा पाए। तो फिब्रिन का यहाँ पर आपका फॉर्मेशन होता है। ये भी देखिए एक और फोटो में दिखाया गया है फिब्रिन को फॉर्मेशन होते हुए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक स्टेप बताया गया है, यहाँ स्टेजेस को डिस्क्राइब नहीं किया है। इसमें स्टेजेस को भी डिस्क्राइब किया गया है कि अर्ली स्टेज में देख सकते थोड़ा सा ही फिब्रिन, दूसरे स्टेज में फिब्रिन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, और तीसरे में फिब्रिन थ्रेड्स इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि वो आरबीसी भी थोड़ा थोड़ा ही दिख रहा है यहाँ पे। तो हम मान सकते हैं यहाँ पे भी आप देख सकते हो फिब्रिन के थ्रेड बनते हुए, ताकि आरबीसी को बाहर निकलने से रोका जा सके। तो यहाँ पे भी बहुत सारे फोटो हैं जिसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये भी एक फोटो है इंट्रेंसिंग और एक्सटेंसिंग पाथवे का, और यहाँ पे भी वही चीज समझाया गया है जो यहाँ पर समझाया गया है इन दो फोटो में, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। ये 3 फेजेस को हमने पढ़ा अभी। अब देखते हैं इसमें कुछ और चीजें। पहला, 2 पाथवे जो फेज 1 में, यदि हम बॉडी के अंदर इन विवो देखते हैं तो इन विवो में इंट्रेंसिंग और एक्सटेंसिंग पाथवे दोनों देखा जाता है, दोनों इनिशिएट होता है हमारे शरीर के अंदर। लेकिन यदि हम प्रैक्टिकल करें टेस्ट ट्यूब में बाहर में, तो हम देखते हैं कि वहां पर सिर्फ इंट्रेंसिंग मैकेनिज्म ही डेवलप करता हुआ देखा जा सकता है। यहाँ पे इंट्रेंसिंग और एक्सटेंसिंग पाथवे के बीच में थोड़ा सा कंपैरिजन किया गया है कि इंट्रेंसिंग पाथवे स्लो होता है एक्सटेंसिंग पाथवे के कंपैरिजन में, क्योंकि इंट्रेंसिंग पाथवे में बहुत सारे स्टेप्स को देखा जाता है, इंट्रेंसिंग पाथवे में बहुत कम स्टेप्स होते हैं। तो इंट्रेंसिंग पाथवे मोर स्टेप, एक्सटेंसिंग में लेस स्टेप, ये भी हमने देखा। फिर हम देखेंगे 2 पाथवे है, सम पॉइंट्स फॉर द कोगुलेशन फेज 1। तो हम देखेंगे पहले पाथवे 1 में कि प्रोकोगुलेंट्स सीरीज ऑफ एक्टिवेशन होता है प्रोग्लैंडिन, जिसमें कैल्शियम और पीएफ3 का रोल हमने अभी अभी देखा। हमने देखा कि हर एक जो एक्टिवेट होने के बाद फैक्टर्स है वो एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, जो कि नेक्स्ट प्रोकोगुलेंट सीक्वेंस में उसे एक्टिवेट करते हैं, और दोनों एक कॉमन इंटरमीडिएट बनाते हैं जिसे कहते हैं फैक्टर एक्स या फैक्टर 10, कि यहाँ पे x या 10 को ही दिखाया गया है। तो फैक्टर 10 फिर कंबाइन करता है कैल्शियम और पीएफ3 से और एक्टिवेट करता है फैक्टर 5 को, जो कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, जिसे प्रोथ्रोम्बिनेज भी कहा गया। हालांकि ये सबसे स्लोएस्ट प्रोसेस है एक्टिवेशन का, लेकिन जैसे ही एक बार प्रोथ्रोम्बिनेज या प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन जाता है तो ये 10 से 15 सेकंड के अंदर पूरा क्लॉटिंग कर देगा। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को बनाना सबसे स्लोएस्ट प्रोसेस है क्लॉटिंग फैक्टर का। ये क्वेश्चंस आता है कि फैक्टर एक्स जो कि फैक्टर 5 को प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर में कन्वर्ट कर रहा है, ये सबसे स्लोएस्ट प्रोसेस है। तो इसे हम फिर से एक बार देखना चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन इसके पहले देख लेते हैं कुछ चीजों को। रोल ऑफ पीएफ3 को,
PF3 phospholipid associated external surface of the aggregated platelets, मतलब जो प्लेटलेट्स आपस में जम चुके हैं प्लेटलेट प्लग के फॉर्मेशंस में, एग्रीगेट हो चुके हैं, आपस में जमे हुए हैं, आपस में एक दूसरे से चिपके हुए हैं, एग्रीगेटेड है, उसके फोस्फोलिपिड पे ही पाया जाता है PF3 केमिकल्स, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिक पाथवे में, अभी अभी हमने पढ़ा। और ये दोनों का इंटरमीडिएट है, मतलब इसके बिना बहुत सारा इंटरमीडिएट है जो इसके बिना एक्टिवेट ही नहीं हो सकता PF3 के प्रेजेंस में। कैल्शियम का भी रोल देखा है, कैल्शियम भी दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करता है और कॉमन पाथवे में भी इसका रोल्स देखा गया है कैल्शियम का। कैल्शियम को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर 4 के नाम से भी जाना गया है। फेज 2 की बात करें तो इस पाथवे में हम लोग देखेंगे पाथवे में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कैटलाइज करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, फिर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जैसे ही एक्टिवेट होता है 10 से 15 सेकंड के अंदर हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है। आगे देखेंगे फेज 3 में, जिसे हमने कॉमन पाथवे कहा है, जिसमें फिब्रिन मेश का फॉर्मेशन होता है। थ्रोम्बिन फिब्रोजेंस को पहले फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। हालांकि शुरुआती दौर में फिब्रिन स्ट्रैंड उतने स्ट्रक्चर उतना स्ट्रांगली बाइंड नहीं हो पाता फिब्रिन स्ट्रैंड्स स्ट्रक्चर बेसिस पे, लेकिन धीरे धीरे वो आपस में क्रॉस लिंकिंग बढ़ते चला जाता है और स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, जैसा कि हमने फेज में देखा था कि शुरू में हमने देखा इसमें कि ये देखिएगा फिब्रिन मॉलिक्यूल्स तो बन रहा है लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं है, इसमें फिब्रिन मॉलिक्यूल्स अच्छे तरीके से क्रॉस लिंकेज होते हैं और उनका स्ट्रेंथ बढ़ता चला जाता है। इसी के लिए हमने आपको बोला भी था कि 3 फेजेस को हमने इस फोटो में दिखाया गया, जिसमें आप देखोगे अच्छे तरीके से क्रॉस लिंकेज है, बहुत सारा क्रॉस लिंकेज होते चला गया है और इनका स्ट्रेंथ भी बढ़ गया। यहाँ पर हम देखते हैं 3 फेजेस को पढ़ा, यहाँ पे थोड़ा सा विश्राम देते हैं।